तो ये इस मानवा का सेकंड पार्ट है और आप लोगों ने ही इसके लिए बोला था। और हाँ, अगर ये पार्ट भी अच्छा लगे तो ज़रूर बताना कि नेक्स्ट पार्ट लाया जाए या नहीं। आप लोगों के रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। और जिन लोगों ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वो लोग पहले वो पार्ट देख लें जिससे उनको स्टोरी समझने में आसानी होगी। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इधर जुनलिन और उसका डिसिपल लिटिल हॉन्ग उड़ते हुए वे किंगडम के बाहरी एरिया में आ गए थे। और लिटिल हॉन्ग सोच रहा था कि अच्छा है, इसी मिशन में मैं तुमसे भी निपट लूंगा। फिर वो लोग वे किंगडम के पीच ब्लॉसम विलेज में आ जाते हैं। तो जुनलिन कहता है कि लगता है इन पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया है। तो लिटिल हॉन्ग सोचता है कि क्या अब हम लोग इतने छोटे मोटे चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। फिर हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां विलेज चीफ उन लोगों से कह रहा था कि हमारा गांव बहुत गरीब है और हमारे पास बस गाय भैंस ही हैं। आप उनको ले सकते हैं पर हमें जिंदा छोड़ दीजिए। तो वो बंदा जो कि ब्लैक विंड वैली का मास्टर था, उन पर हमला करते हुए कहता है कि मुझे गाय भैंस नहीं चाहिए, मैं तुम सभी लोगों को चाहता हूं। और विलेज चीफ के मुंह पर लात मार देता है और उनको सरेंडर करने को कहता है। तो उसके चमचे लोग कहते हैं कि सब साइड हट जाओ, मास्टर अपने डिवाइन टेक्निक को यूज करने वाले हैं। फिर वो मास्टर अपने पावर का यूज करके उन लोगों के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो सारे लोग मदद मांगने लगते हैं। और इधर लिटिल हॉन्ग उस टेक्निक को देख के सोचता है कि ये तो सेंट्रल रीजन के एक एक्स मास्टर की टेक्निक है, पर वो तो बहुत पहले ही मारा जा चुका था। तो एमसी उससे पूछता है कि क्या तुमने इस टेक्निक को पहले भी कहीं देख रखा है। तो वो बहुत परेशान होते हुए जुनलिन से कहता है कि नहीं, पर शायद मैंने इसे देख रखा है। तो उसके चेहरे को देख के जुनलिन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो लिटिल हॉन्ग सोचता है कि अगर ये वही हुआ तो ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। तभी जुनलिन उस बंदे के पास चला जाता है और कहता है कि तू आज खत्म है। तो वो गुस्सा में जुनलिन पर अटैक करते हुए कहता है कि तू कौन है जो मेरे प्लान को खराब कर रहा है, तुझे मरना है क्या। पर जुनलिन एक अटैक उसके हाथ पर कर देता है और उसका एक हाथ काट देता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अभी हमें और भी बातें करनी हैं। तो उसके चमचे भी जुनलिन से डरने लगते हैं और वो मास्टर कहता है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। फिर जुनलिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। तो वो कहता है कि मैं पहले रॉयल पैलेस का गार्ड हुआ करता था, पर वहाँ के प्रिंस ने मुझे फांसी की सज़ा सुना दी क्योंकि मैंने कुछ देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, और इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया। तो जुनलिन पूछता है कि तुमने क्या देखा। तो वो कहता है कि मैंने प्रिंस को बहुत बारे मेंटेन जाते आते देखा था और वहाँ से भागते वक्त रास्ते में मैंने ये डार्क आर्ट सीखा था। तो जुनलिन उससे पूछता है कि क्या उन्होंने तुमसे कुछ नहीं लिया सिखाने के बदले। तो वो कहता है कि उन्होंने बस ये कहा था कि तुम्हें लोगों के ब्लड एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, और मैं उनके बातों को फॉलो करता रहा और कुछ नहीं। तो फिर जुनलिन लिटिल हॉन्ग से कहता है कि लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि ये अभी के सिचुएशन से जुड़ा हुआ हो। और इधर लिटिल हॉन्ग सोच रहा था कि वो भी अपने टेक्निक्स को पास करता रहता था, क्या वो जिंदा हो सकता है, पर वो अचानक से गायब क्यों हो गया। तभी जुनलिन उसे बुलाता है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता, और सोचता है कि अगर ये वो ही है तो जुनलिन इससे नहीं निपट सकता। फिर जुनलिन उस बंदे के माइंड को सर्च करते हुए कहता है कि देखते हैं कि तुम और क्या छुपा रहे हो। और कुछ देखता है और कहता है कि ये कुछ नहीं छुपा रहा था, पर मैंने कुछ तो देखा है। तो फिर लिटिल हॉन्ग एक चुटकी बजाता है और उन सभी को जला देता है, और ये करते हुए जुनलिन और विलेज के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। तो लिटिल हॉन्ग कहता है कि मास्टर, मैंने कुछ गलत किया, ये नहीं मरने चाहिए थे, और सोचता है कि अब फाइनली मैं अपने पावर को यूज कर सकता हूं। तो जुनलिन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, और पीछे से विलेज के लोग भी खुश हो रहे थे। फिर हमें वेई किंगडम के रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है जहां उस किंगडम का एम्परर कह रहा था कि कुछ सालों में हमारे वेई किंगडम का पॉपुलेशन 30% से नीचे गिर चुका है, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमारा वेई किंगडम नहीं बचेगा। और क्या वो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के मास्टर्स हमारा इस बार मदद कर सकते हैं। तभी उसकी बेटी उसको बुलाते हुए आती है और कहती है कि मैंने कुछ इमॉर्टल्स को अपने पैलेस के आसपास उड़ते हुए देखा है। तो वो खुश होते हुए कहता है कि ज़रूर ये प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के मास्टर्स होंगे, जल्दी जाके उनको ग्रीट करो। और बाहर हमारे जुनलिन और उसके डिसिपल्स होते हैं। तो जुनलिन लिटिल हॉन्ग से कहता है कि क्या ये एंट्री हमें सूट नहीं करती। तो वो कहता है कि हाँ मास्टर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, और सोचता है कि ये कितना लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। देखते हैं कि जब वो मुसीबत आएगा तो ये कैसे उससे निपटेगा। फिर वो एम्परर जुनलिन को ग्रीट करता है। तो जुनलिन कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो वो खुश होते हुए दोबारा जुनलिन को ग्रीट करता है। तो जुनलिन उससे कहता है कि हमारे लिए एक रेस्ट करने की जगह खोजो। तो वो कहता है कि ज़रूर, और उसे अपने घर में ले जाने लगता है।
तभी कोई जुनलिन को देख के सोचता है कि ये तो बस एक पीक मास्टर है, फिर भी इतना घमंड। देखो दोस्तों, इस मानवा में जुनलिन यानी मेन कैरेक्टर का कल्टीवेशन बार बार अलग अलग दिखाया जा रहा है। या तो मैं जिस वेबसाइट से इसे देख रहा हूं वो बार बार इसके कल्टीवेशन लेवल को चेंज कर रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। फिर हमें जुनलिन और उसके डिसाइपल लिटिल होंग को दिखाया जाता है। जहां जुनलिन बिस्तर या सोफे पर लेटा हुआ था तो लिटिल होंग उसे देख के सोचता है कि देखो तो सही, अभी अभी कितना भोला भाला बन रहा था और अभी एक आलसी इंसान की तरह सोफे पर लेटा हुआ है। और जुनलिन उसे देख के सोचता है कि तुम्हारे सारे प्लान्स तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ेगा। फिर अपने पैरों के जूतों को उतारते हुए कहता है कि लिटिल, तुम्हें जानना है कि तुम्हारे मास्टर कैसे कल्टीवेट करते हैं, तो जाओ और मेरे पैरों को धोने के लिए पानी लेके आओ। तो वो गुस्से में कहता है कि क्या कहा तुमने, और सोचता है कि तू मुझे कल्टीवेशन सिखाएगा, इस मामले में मैं तेरा ग्रैंड मास्टर लगूंगा। तो जुनलिन उससे कहता है कि तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, जाओ और पानी लेके आओ। तो वो सोचता है कि तेरे पैरों को धोने से अच्छा कि मैं मर जाऊं। और जुनलिन को कुछ बोलने ही जाता है कि तभी कोई बाहर से कहता है कि मास्टर, मेरे पास यहाँ एक न्यूज़ है। तो जुनलिन कहता है कि कौन हो तुम? तो वो कहता है कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। तो जुनलिन उसे अंदर आने के लिए कह देता है और वो अंदर आ जाता है। तो लिटिल होंग सोचता है कि यही वो बंदा था जो उनको मारना चाहता था। फिर वो प्रिंस जुनलिन के सामने झुकते हुए कहता है कि मैं ये बात अपने फादर को नहीं बता सकता, इसीलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ। मैंने कुछ देखा है माउंटेन्स में जो आपके काम आ सकता है। कुछ रात पहले मैंने कुछ काले चमगादड़ों जैसे इंसानों को देखा था और उसी दिन से रॉयल पैलेस के मेड्स गायब हो रहे हैं और एक आप ही हैं जो कि हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ उन बैड डीमंस को मार दीजिए। तो जुनलिन अपने एक एबिलिटी को यूज़ कर देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ नहीं दिखता, तो वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये एक ट्रैप है। फिर जुनलिन उससे कहता है कि चलो चल के देखते हैं, तो वो उसे ले जाने लगता है। तो लिटिल होंग सोचता है कि ठीक है, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, और वो जाने लगते हैं। तभी उस एम्परर की बेटी उनको देख लेती है और सोचती है कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, और उसको शक हो जाता है। तो वो अपने फादर को ये सब बताने चली जाती है। फिर हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग पहुंच गए थे और जुनलिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बैड डीमंस होगा। तो वो कहता है कि वो यही है। फिर जुनलिन उससे कहता है कि ठीक है, अब अपना असली रूप दिखा भी दो। तो वो प्रिंस कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे पीछे आ जाओगे, लगता है कि तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। फिर वो कुछ तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम हमें रोक पाओगे? तुम आज नहीं बचने वाले। फिर वो कुछ एल्डर्स को बुलाता है और वो एक पोर्टल ओपन करके वहां आ जाते हैं। और वो लोग कहने लगते हैं कि जुनलिन, तुम बस एक आम से नेसेंट सोल स्टेज के डीमन किंग को मार के अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हो, पर इस फॉर्मेशन से कोई डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का बंदा भी बच के भाग नहीं सकता। फिर वो प्रिंस कहता है कि इसको मारना मत, ये हमारे मास्टर के काम आ सकता है। और जो लड़की, ये लिटिल होंग के बारे में बात कर रहा है क्योंकि ये भी उसे लड़की ही समझ रहा है, और जो लड़की इसके बगल में है उसको छोड़ देना, मैं खुद उसके साथ मजे करूंगा। तो लिटिल होंग गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, और एक अटैक करते हुए कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता था, पर तुमने अपनी हद पार कर दी। और उसी एक अटैक में वो पूरे फॉर्मेशन बर्बाद हो जाता है। तो वो प्रिंस हैरानी से सोचता है कि इसने ये कैसे कर दिया। फिर वो एल्डर्स भी घबराते हुए कहते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि ये जुनलिन अपने साथ एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बंदे को साथ लेकर आएगा। तो उस प्रिंस को गुस्सा आने लगता है उन एल्डर्स पर। फिर वो लिटिल होंग से कहता है कि आप शांत हो जाइए, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो लिटिल होंग गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे से बात करने लायक के नहीं हो, और उस पर अटैक कर देता है। तो वो उसी एक अटैक में बहुत घायल हो जाता है। तो जुनलिन पीछे से उस प्रिंस को ताना देने लगता है और फिर लिटिल होंग से कहता है कि उसे जिंदा रहने दो, मुझे उससे कुछ पूछना है। तो लिटिल होंग एक चुटकी बजा के उस बंदे को छोड़ देता है। तो फिर जुनलिन उससे पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है। तो वो कहता है कि मेरा मास्टर बहुत पावरफुल है और वो सेंट्रल रीजन के इमॉर्टल रह चुके हैं, अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो वरना तुम मारे जाओगे। तो जुनलिन कहता है कि सरेंडर, मैं तो तुम्हारे मास्टर को देखना चाहता हूँ, मैं काउंटिंग करूंगा और हर काउंटिंग के साथ हर एक बंदे को मारते जाऊंगा। फिर जुनलिन उनमें से एक बंदे को मार देता है। तो एक बंदा उसकी पावर को देख के हैरान हो जाता है कि ये भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है। फिर वो एक बंदे को देखता है तो वो डरने लगता है। तो जुनलिन उसे भी मार देता है और काउंट करता है 2। फिर एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है और काउंट करने लगता है 3, 4, 5, और वहां सिर्फ वो प्रिंस रह जाता है। तो जुनलिन उसको भी मारने जाता है तो वो डरने लगता है। तभी वहां एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो वो एम्परर और उसके लोग जो कि जुनलिन की तरफ ही आ रहे थे, और उसकी बेटी कहती है ये क्या है। तो वो एम्परर कहता है कि मुझे लगता है कि इमॉर्टल्स अभी भी ठीक होंगे। और इधर लिटिल होंग सोच रहा था
कि ये तो उसका ही ऑरा है और ये शायद जुनलिन से भी ज्यादा ताकतवर है। तो वो प्रिंस हंसते हुए कहता है कि मेरे मास्टर आ गए हैं, अब तो तुम लोगों की जान कोई नहीं बचा सकता। और फिर हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसने की अभी अभी एंट्री ली थी। तो जुनलिन उसे देख के कहता है कि तो तुम हो इसके मास्टर जो कि इन सब के पीछे है और जो अपना चेहरा दिखाने से भी डरता है। तो वो जुनलिन से कहता है कि तुम मेरे से फाइट करने लायक नहीं हो, बल्कि जो तुम्हारे बगल में खड़ा है वो मेरी ध्यान ज्यादा खींच रहा है। तो लिटिल हॉन्ग कहता है कि ब्लड डीमन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी तक जिंदा होगे। और इधर जुनलिन उन दोनों को बात करते देख सोचता है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो वो बंदा नीचे आते हुए कहता है कि ब्लड डीमन, पूरे 200 साल बाद किसी ने मुझे ये कहकर बुलाया है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे याद रखोगे। फिर लिटिल हॉन्ग उसके बारे में सोचने लगता है कि ये पहले सबसे ताकतवर था जो कि इंसानों के खून को एब्जॉर्ब करके ताकतवर बना था, और इसने अपनी टेक्निक बहुत से लोगों को दी जो इसके फॉलोअर्स बन गए और बाद में इसने उनका भी ब्लड एब्जॉर्ब कर दिया। और इसकी वजह से हम लोगों को एक अलायंस बनानी पड़ी इसे मारने के लिए। और अगर उन लोगों को पता चला कि ये अभी भी जिंदा है तो पूरे सेंट्रल रीजन में हाहाकार मच जाएगा। तभी वो प्रिंस इन लोगों से अपने मास्टर से बदला लेने के लिए अपने मास्टर से कहता है, पर वो बंदा उसे ही मार देता है अपने आंखों से लेजर जैसी पावर निकाल के। तो लिटिल हॉन्ग उससे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम अपने डिसाइपल को भी नहीं छोड़ोगे। तभी वो अचानक से लिटिल हॉन्ग के पास आ जाता है और कहता है कि तो उससे क्या, मैं कभी भी इसके जैसे कई डिसाइपल्स को रिक्रूट कर सकता हूँ। तो लिटिल हॉन्ग उससे कहता है कि तुम अभी तक मुझे नहीं समझ पाए, और जुनलिन उन दोनों को देख के एक्साइटेड हो रहा था। फिर लिटिल हॉन्ग कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा था, पर तुम जिंदा कैसे बच गए? तो वो कहता है कि मैंने बहुत पहले से अपने ब्लड को 2 भागों में बांट के कहीं छुपा दिया था, जिससे जब मेरी मेन बॉडी को कुछ भी होता तो मेरे इस वाले बॉडी पर कुछ असर नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और मुझे जल्दी से अपना कल्टीवेशन रिकवर करना है, तो जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ब्लड को एब्जॉर्ब करना है। तो लिटिल हॉन्ग गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अभी तक नहीं बदले, मैं मना करता हूं। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पीक पर होके मुझे हरा सकता है और अपने पावर रियलाइज कर देता है? तो हंसते हुए कहता है कि भले ही तुम किसी और से इतने कल्टीवेशन गैप से तुम जीत जाते, पर मेरे से तुम नहीं जीत पाओगे। तो लिटिल हॉन्ग एक फ्लेम अटैक करते हुए कहता है कि बिना कोशिश करे मैं कैसे जान सकते हूं? तो वो उस अटैक को देख के हैरान हो जाता है और फिर अपना एक ब्लड पाम अटैक कर देता है। फिर वो दोनों अटैक टकरा जाते हैं और फिर एक एक्सप्लोजन होता है। तो वो सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये फ्लेम बहुत ही पावरफुल है जिसने कि मेरे इस ब्लड पाम को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर लिटिल हॉन्ग दोबारा एक फ्लेम अटैक करता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो एक ब्लड स्पीयर बनाता है अपने ब्लड से। फिर जब वो अटैक उसको लगता है तो उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। तो कहता है कि ये किस तरह की फायर है, और फिर उस हाथ को वापस से नॉर्मल कर लेता है। और लिटिल हॉन्ग से कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद की थी, क्या तुम्हें कोई पावरफुल मास्टर मिल गया है जिसके कारण तुम इतने पावरफुल हो गए? तो वो कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और सोचता है कि सच में ये फ्लेम बहुत पावरफुल है और मैं इसको पता नहीं चलने दे सकता कि किसी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बंदे ने मुझे ये सिखाया है। तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। फिर वो बहुत से बंदों के ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है, और ये बंदे वी किंगडम के ही लोग थे, और उन लोगों के ब्लड को एब्जॉर्ब करते हुए वो बहुत खुश हो रहा था। तो जुनलिन लिटिल हॉन्ग से कहता है कि जल्दी से इसे खत्म करो। तो लिटिल हॉन्ग बोलता है कि मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं, और सोचता है कि मैंने सोचा था कि जुनलिन भी अपना ब्लड खो देगा और मेरे से मदद मांगेगा, पर मैं खुद अपने आप को बचाने की गारंटी नहीं दे सकता, और ऊपर से उसने बॉडी इंटीग्रेशन रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि पहले मैंने बहुत से बंदों से लड़ाई किया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आर्टिफैक्ट्स तक को यूज़ कर लिया, पर फिर भी कोई मुझे नहीं हरा पाया। पर अब मैंने अपनी 70% इमॉर्टल बॉडी को रिकवर कर लिया है, और जब मैं उन बाकी बचे लोग के ब्लड को भी एब्जॉर्ब कर लूँगा तो फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। फिर लिटिल हॉन्ग पर एक अटैक कर देता है, फिर अपने आप को बचाने के लिए एक फ्लेम का यूज़ करता है और उस पर अटैक कर देता है, पर वो खुद ही घायल हो जाता है और सोचता है कि इससे मैं नहीं लड़ सकता। फिर वो एक और फ्लेम का यूज़ करके एक ड्रैगन बना के उस पर हमला करता है, पर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वो लिटिल हॉन्ग पर एक पंच बना के हमला करता है, तो लिटिल हॉन्ग एक फ्लेम शील्ड बना के खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर जब वो अटैक उस पर लगता है तो वो शील्ड भी टूट जाता है और वो नीचे जाके गिरता है। तो वो एम्परर की बेटी जो ये सब देख रही थी, अपने फादर यानी एम्परर से कहती है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। तो वो एम्परर सोचता है कि यही मेन कारण है जिससे हमारे लोग मर रहे थे, और इससे ये मास्टर्स भी नहीं लड़ पा रहे। क्या अब मेरा किंगडम बर्बाद हो जाएगा?
फिर वहां से धूल हटता है तो लिटिल होंग सोचता है कि क्या अब मैं यहीं मारा जाऊंगा। नहीं, लगता है मुझे उस जुनलिन से हेल्प लेनी ही होगी, पर वो तो नेसेंट सोल स्टेज के पीक पर है, तो क्या वो इस बॉडी कंसोलिडेशन रियल्म के बंदे से लड़ भी पाएगा। यहाँ बॉडी इन्फिल्ट्रेशन को बदलकर बॉडी कंसोलिडेशन कर दिया गया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था मेरे साथ जुड़ने का, पर तुमने उसे ठुकरा दिया, तो अब मरो और मेरे अंदर समा जाओ, और उस पर एक अटैक कर देता है। तो लिटिल होंग सोचने लगता है कि अब सब खत्म या अभी भी कोई रास्ता है। फिर वो जुनलिन को बुलाने लगता है, मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। तो वो कहता है कि मास्टर, तुमने किसी और सर्व करने का फैसला किया है। फिर जुनलिन वहां आते हुए कहता है कि अब तुम्हें मेरी याद आई, और उसके सामने चला जाता है और उससे कहता है कि मैं इसका मास्टर हूं। तो वो ये देख के लिटिल होंग की बेइज्जती करने लगता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि एक पीक नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर को अपना मास्टर बना लिया। तो लिटिल होंग सोचता है कि हालांकि ये कमजोर है, पर फिर भी ये मेरा सेवियर है जो कि मुझे बचाने के लिए इसके सामने तक खड़ा हो गया है। तो जुनलिन उससे कहता है कि क्या मैं ये समझूं कि तू मेरे से डर गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो वो बोलता है कि मैं जब अपने प्राइम पर था तो तेरे जैसों पर थूक के उनको हरा दिया करता था। तो लिटिल होंग जुनलिन से कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इससे नहीं मार पाया, अगर आपके पास एबिलिटी है तो। तभी जुनलिन कहता है कि एबिलिटी, बस तुम देखते जाओ मैं इसे कैसे मारता हूं। तो ये सुन के लिटिल होंग हैरानी से जुनलिन को देखने लगता है। तो फिर वो ये सुन के कहता है कि मुझे मारेगा, तू तो मेरा एक अटैक झेलने लायक भी नहीं है, और उस पर अटैक कर देता है। तो लिटिल होंग जुनलिन की चिंता करने लगता है, पर जुनलिन शांति से खड़ा रहता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि होस्ट के ऊपर एक बॉडी कंसोलिडेटेड के अर्ली स्टेज के बंदे ने अटैक किया है। तो होस्ट के कल्टीवेशन को टेम्परेरीली बॉडी कंसोलिडेटेड के मिड स्टेज तक बढ़ाया जाता है। फिर जैसे ही जुनलिन का कल्टीवेशन बढ़ता है तो उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिसके कारण उसका अटैक ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो घबराते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर ये कैसे कर सकता है। फिर उसे देख के कहता है कि तुम नेसेंट सोल स्टेज पर नहीं हो, तुम तो बॉडी कंसोलिडेटेड स्टेज पर हो। तो ये सुन के लिटिल होंग भी हैरान हो जाता है कि ये बॉडी कंसोलिडेटेड स्टेज पर है, इसका मतलब ये उस वक्त से अपने कल्टीवेशन को छुपा रहा था, और इसीलिए ये बार बार मुझे गुस्सा दिला रहा था। अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त इससे पंगा नहीं लिया। तो एम्परर की बेटी ये देख के कहती है कि इमॉर्टल की पावर बहुत ज़्यादा है, मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ। तो एम्परर कहता है कि फिर भी उनका ओपोनेंट बहुत ही ईविल और पावरफुल है। और इधर जुनलिन सोच रहा था कि तो ये होती है बॉडी कंसोलिडेटेड स्टेज की पावर। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो फिर वो रिकवर होते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर हम सेम रेल्म पर है, मेरी टेक्निक्स तुम्हारे टेक्निक से ज़्यादा पावरफुल है, और जुनलिन पर अटैक कर देता है। पर जुनलिन को इससे कुछ नहीं होता। फिर वो अपने ह्यूमन किंग सील से उस पर अटैक कर देता है, और उस पर मुक्कों की बारिश होने लगती है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जुनलिन उससे कहता है कि ये होती है टेक्निक्स के बीच का अंतर, और सोचता है कि सिस्टम की मदद से मैंने इस टेक्निक को बहुत कल्टीवेट करके इसे कंप्लीशन रेल्म तक बढ़ा दिया है। पर वो कहता है कि इससे क्या, तुम फिर भी मुझे नहीं मार सकते, और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो जुनलिन सोचता है कि ये इमॉर्टल ब्लड बॉडी थोड़ी अच्छी तो है, मुझे इस पर अपने न्यू टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर वो अपने एक परफेक्शन लेवल के टेक्निक हेवन फिंगर से उस पर हमला करता है। तो वो सोचता है कि ये क्या है, और गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे से फाइट करने लायक हो, अब एक ही मूव में सब डिसाइड हो जाएगा। फिर वो अपने एक ब्लड स्प्रिंग से हमला करता है। फिर जब वो अटैक टकराते हैं तो जुनलिन का हमला ज़्यादा पावरफुल निकलता है, और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, और बस उसकी बॉडी रह जाती है। तो वो गिरते हुए पूछता है कि तुम कौन हो, और वो सोचता है कि ये कौन है और ये यहाँ क्यों है, ऐसी टैलेंट को तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। और लिटिल होंग भी ये देख के हैरानी से सोचता है कि इसके टेक्निक्स के सामने तो मेरा फ्लेम सूत्रा भी कुछ नहीं है। फिर जुनलिन जवाब देता है कि मैं जुआनतियान यानी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ जुनलिन। तो गुस्सा करते हुए सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे आने से पहले मैंने सारी छानबीन करवाई थी, यहाँ तक कि इस सेक्ट का सेक्ट लीडर भी नेसेंट सोल स्टेज तक नहीं पहुंचा है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा, और एक एस्केप टेक्निक का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है। ये देख के लिटिल होंग कहता है कि ये सही नहीं है, ये भाग रहा है, और वो भागते हुए कहता है कि अगली बार मैं इतना केयरलेस नहीं रहूंगा, और भागने लगता है। तो जुनलिन कहता है कि अगली बार, और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तुम लोगों का ब्लड एब्जॉर्ब करते हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, और उसे मार देता है। तो ये देख के लिटिल होंग सोचता हुआ कि इसने सच में उसे मार दिया, और ये देख के वो एम्परर और उसकी बेटी खुश होने लगते हैं कि फाइनली अब हमारा किंगडम बच गया है। फिर जुनलिन नीचे आ जाता है और सिस्टम से अपना रिवॉर्ड मांगने लगता है। तो सिस्टम कहता है कि दे रहा हूं, ये रहा मेरे हैंडसम और डैशिंग होस्ट के लिए सुप्रीम बोन, इसे जो कोई भी धारण करेगा वो एक पियरलेस ओवरलॉर्ड बनेगा। क्या आप इसके साथ मर्ज होना चाहेंगे? तो वो हाँ कर देता है।
फिर वो बोन जुनलिन के साथ मर्ज होने लगता है। तो सिस्टम कहता है कि एक बार जब ये बोन आपके साथ मर्ज हो जाएगा तो आपकी पावर बहुत ही बढ़ जाएगी। तो लिटिल हॉन्ग उसे देख के कहता है कि अब इसके साथ क्या हो रहा है, इसका एनर्जी इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। सच में ये बहुत बड़ा जीनियस है, मुझे जल्दी से इसके बॉडी कंसोलिडेटेड रेल्म तक ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं इससे लड़ने की हिम्मत कर सकूं। तो वो एम्परर और उसकी बेटी जुनलिन को थैंक यू करने लगते हैं कि आपने तो। जुनलिन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी बेटी स्वांत्यान सेक्ट यानी प्रोफाउंड हेवन ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती है। तो जुनलिन उसके टैलेंट को देखने लगता है और उसे उसके अंदर टैलेंट दिख जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो जुनलिन को थैंक यू करने लगती है। फिर वो एम्परर जुनलिन से कहता है कि मैं अपने लोगों की तरफ से एक पार्टी यानी बैंकेट रखना चाहता हूँ, आप वहाँ कुछ दिन आराम कर सकते हैं। तो वो लिटिल हॉन्ग की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है, फिर चलते हैं। फिर कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लिटिल हॉन्ग ने ब्रेक थ्रू कर लिया था और कह रहा था कि फाइनली मैंने नेसेंट सोल स्टेज के पीक तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। जब से मैंने वो फ्लेम सूत्रा और पिल्स खाई हैं, मेरी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। और गुस्सा करते हुए सोचता है कि इस बार तो तुमने मुझे बचाया था, पर फिर भी मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूलूंगा। बस एक बार मैं बॉडी कंसोलिडेटेड रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लूं, फिर मैं तुम्हें अपने घुटनों के बल ला दूंगा। तभी जुनलिन उसे बुलाता है तो वो गुस्सा करते हुए जाने लगता है। और इधर जुनलिन एक नॉवल पढ़ के कह रहा था कि ये नॉवल तो काफ़ी अच्छा है, अगर मैं पहले ट्रांसमाइग्रेट हुआ होता तो मैं इस वर्ल्ड में नॉवेल्स ही लिखता। फिर वहाँ लिटिल हॉन्ग आ जाता है तो जुनलिन उसे अपने पैरों को धोने को कहता है, तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तो उसे देख के जुनलिन कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा पैर धोना में। तो वो दांत पीसते हुए हाँ करता है और सोचता है कि क्या अब मुझे इस जैसे कल्टीवेटर के पैरों को धोना होगा। और जुनलिन सोचता है कि तुम मुझे ऐसे उल्लू नहीं बना सकते। फिर जैसे ही लिटिल हॉन्ग उस पानी को छूता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये तो ताई इन्फिनिट वाटर है, इसको जब कोई मॉर्टल पीते हैं तो वो हमेशा के लिए जवान हो जाता है और उसे 200 साल और मिल जाते हैं। पर कल्टीवेटर्स के लिए ये एक ऐसा वाटर है जो बॉडी के सारी इम्प्योरिटीज़ को साफ करता है और कल्टीवेशन में मदद करता है। पर यह बहुत रेयर है, पर यह इसको अपने पैरों को धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं इसको किसी तरह से पी लूं तो मेरी कल्टीवेशन में मदद होगी। फिर उसे घिन आने लगता है कि उसे इस पैर के धुले पानी को पीना होगा और लगभग उल्टी कर ही देता है। तभी जुनलिन उसे देख के कहता है, क्या तुम मेरा पैर नहीं धोना चाहते। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था। हाँ, ये पैर के धुले पानी को पीने के बारे में सोच रहा था बस। फिर जुनलिन सोचता है कि सिस्टम में मुझे डेली चेक इन रिवॉर्ड के तौर पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये ताई इन्फिनिट वाटर दिया है, इसीलिए मैं इसका यूज़ पैरों को धोने में कर रहा हूँ। फिर वो लिटिल हॉन्ग से कहता है कि पानी ठंडा हो रहा है, इसे थोड़ा गर्म करो। तो वो अपने फायर से उस पानी को गर्म करने लगता है। तो जुनलिन को मज़ा आने लगता है और तभी एम्परर की बेटी, जिसका नाम जाओ लिंगर है, अब से हम इसे लिंगर ही कहेंगे, तभी लिंगर वहाँ आ जाता है। पर जुनलिन तो अपने मज़े में था। तभी वो इन दोनों को कुछ गलत तरह से देख लेती है और सोचती है कि यहाँ क्या हो रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनके बीच कुछ ऐसा रिश्ता होगा, और फिर वहाँ से भागते हुए चली जाती है। तो जुनलिन उसे देख लेता है और सोचता है कि लिंगर यहाँ से भागते हुए क्यों चली गई। तभी लिटिल हॉन्ग कहता है कि मास्टर, क्या ये अच्छा था। तो वो कहता है कि ये बहुत अच्छा था, मुझे तो शक हो रहा है कि तुम सच में कोई लड़की तो नहीं। और भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिटिल हॉन्ग ने वो पानी पी लिया है। तो लिटिल हॉन्ग को गुस्सा आने लगता है और सोचता है कि बस कुछ दिन और रुक गया, फिर मैं तुझे बताता हूँ। तभी जुनलिन को एक मैसेज आता है, वो भी एक रिंग से, कि जूनियर ब्रदर जल्दी से सेक्ट वापस आ जाओ, एक सीक्रेट रेल्म ओपन होने वाला है। तो लिटिल हॉन्ग भी कहता है कि सीक्रेट रेल्म एक ऐसी जगह है, बहुत तरह के ट्रेजर्स होते हैं और इससे कल्टीवेटर्स को बहुत बेनिफिट्स होते हैं। फिर सोचता है कि वहाँ ज़रूर बहुत सारे कल्टीवेटर्स भी आएंगे, पर यह एक मौका भी है अपने आप को ताकतवर बनाने का। तभी सिस्टम भी जुनलिन को एक न्यू मिशन दे देता है कि होस्ट को सीक्रेट रेल्म में जाना होगा। तो जुनलिन सिस्टम से कहता है कि मुझे बताओ वहाँ क्या क्या मिलेगा। तो सिस्टम कहता है कि अगर मैं बता दूंगा तो आपको एक्सप्लोर करने में मज़ा नहीं आएगा। फिर वो खड़ा होते हुए कहता है कि डिसाइपल जल्दी के सब पैक करो, हम अभी अपने सेक्ट वापस जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है वेई किंगडम के रॉयल पैलेस की ओर, जहाँ जुनलिन और उसका डिसाइपल आ गए होते हैं। तो लिंगर अपने फादर से कहती है कि फादर, मुझे आपका ख्याल रखने के लिए यहीं रुक जाना चाहिए। तो उसका फादर कहता है कि नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। फिर वो जुनलिन से कहता है कि मुझे यकीन है कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। तो जुनलिन कहता है कि मैं दावा कर सकता हूं कि आपकी बेटी को हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में कुछ नहीं होगा। फिर वो लिंगर को बुलाता है चलने के लिए। फिर वो अपने फादर को बाय करते हुए जाने लगती है। फिर हमें फेदर्ड इमॉर्टल सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही मैं इसका नाम भूल गया हूँ, तुम लोग याद दिला देना, तब तक मैं इसे बूढ़ा ही बोलूँगा। जहाँ वही बूढ़ा कहता है, आजकल वेस्टलैंड प्रोविंस में बहुत कुछ हो रहा है,
पहले तुम्हारे फादर के सेक्ट विंड थंडर सेक्ट का खत्म होना, वो भी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के एक पीक मास्टर के हाथों, और अभी मैंने सुना है कि एक सीक्रेट रेल्म ओपन होने वाला है। तो चेन का बेटा, अब से मैं इसे चेन ही कहूंगा, तो चेन उससे पूछता है कि उसका कल्टिवेशन लेवल कितना था। तो वो बूढ़ा कहता है कि मेरे हिसाब से वो नेसेंट सोल स्टेज पर होगा। तो वो चेन गुस्सा करते हुए कहता है कि नेसेंट सोल स्टेज, इसको मारना बहुत आसान होगा। फिर वो उस बूढ़े से पूछता है कि पर उसने एल्डर मू को कैसे मारा होगा। तो वो कहता है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में कि उस छोटे से सेक्ट में कौन इतना पावरफुल आ गया है, क्योंकि वो सेक्ट खुद एक गोल्डन कोर रेल्म के मास्टर पर रिलाय करता है। तो वो चैन कहता है कि इसका मतलब किसी और ने ये काम किया होगा, पर फिर भी मैं इस सेक्ट को नहीं छोड़ूंगा और उस मिस्टी पीक के पीक मास्टर को भी मारना होगा, क्योंकि उसने मेरे फादर को मारा था। तो वो बूढ़ा कहता है कि अभी सीक्रेट रेल्म ओपन हुआ है, तो वहाँ लगभग सारे सेक्ट आएंगे और तुम वहाँ फेदर्ड इमॉर्टल सेक्ट को रिप्रेजेंट करोगे, इसलिए तुम्हारे साथ बहुत से एल्डर भी जाएंगे। और रही बदले की बात, तो तुम मिशन के बाद ले लेना। तो वो इसके लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो वो बूढ़ा एक ईविल स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। तुमने जो रिसोर्सेज जीते हैं कंपटीशन से, उससे मैं ग्रेट असेंशन के पीक पर चला जाऊंगा और फिर कुछ और कल्टीवेशन और मैं ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और उसके हाथ में एक पिल होता है। फिर हमें कल्टीवेशन के लेवल्स के बारे में बताया जाता है कि जो लोग डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच जाते हैं उन्हें गॉड्स कहा जाता है, और जो लोग बॉडी कंसोलिडेटेड या इंटीग्रेशन लेवल पर पहुंच जाते हैं उन्हें हेवनली गॉड कहा जाता है। जो ग्रेट असेंशन लेवल पर पहुंच जाते हैं उन्हें वेनरेबल या सुप्रीम कहा जाता है, और जो लोग ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस लेवल पर पहुंच जाते हैं उन्हें सूडो इमॉर्टल कहा जाता है। और जब भी किसी को इमॉर्टल कहा जाए तो समझ लेना कि यहाँ ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस की बात हो रही है। अभी वेस्टलैंड प्रोविंस बहुत फेमस हो रही है क्योंकि यहाँ एक सीक्रेट रेल्म ओपन हुआ है जो कि सीधे इमॉर्टैलिटी से कनेक्टेड है, और इसीलिए वहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे थे कि ये तो एक पिछड़ा हुआ जगह है, सीक्रेट रेल्म यहाँ कैसे ओपन हो सकता है। शायद किसी लक की वजह से यहाँ के वीक कल्टिवेटर्स को ये मौका मिला होगा। फिर कोई बोलता है कि जल्दी चलो वरना फेदर्ड इमॉर्टल सेक्ट यहाँ आ जाएगा। फिर हमें सीक्रेट रेल्म के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे कल्टिवेटर्स खड़े थे, और उनमें से एक मास्टर कहता है कि यहाँ 4 मेजर सेक्ट मौजूद हैं, सिर्फ प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को छोड़ के। क्या उन्होंने पहले ही हार मान ली है? तो एक दूसरा बंदा कहता है कि वो लोग तो 5 मेजर के टॉप पे जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो माउंट मूविंग सेक्ट का लीडर कहता है कि मैं इतने दिन से सेक्लूजन में था और अब सुन रहा हूं कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट मेरी बराबरी करना चाहता है। तो वो लोग इसे देख के हैरानी से कहते हैं कि ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है। तो उसके यानी मूविंग माउंट सेक्ट के लोग उसको ग्रीट करने लगते हैं, तो वो खुश होने लगता है कि उसके सेक्लूजन से बाहर आते ही उसको सीक्रेट रेल में जाने का मौका मिल गया। फिर उन लोगों से कहता है इस बार सबसे पहले मूविंग माउंट सेक्ट के लोग सीक्रेट रेल के अंदर जाएंगे, क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है? तो सब डरते हुए मना करने लगते हैं। तो मूविंग माउंट सेक्ट से लोग खुश होने लगते हैं। फिर वहाँ 3 सेक्ट आने लगते हैं, गॉड होली मार्शल पैलेस और फॉग शैडो सेक्ट और रॉयल एक्सट्रीमिटी सेक्ट। फिर हमें शुनटेन एम्पायर का किंग दिखाया जाता है जो कि लेट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर था, और वो आते हुए कहता है कि तो यहाँ भी एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है। तो वो मूविंग माउंट सेक्ट का सेक्ट लीडर सोचता है, हैरान से सोचता है कि इसके पास तो बहुत सारे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं। मैंने इतना मेहनत किया तब जाके मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचा, और ये यहाँ इतने सारे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बंदे ले आया है। फिर वो उस किंग को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है कि मैं मूविंग माउंट सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ, आप मुझे श्याओ फेंग कह सकते हैं। तभी उनमें से कोई कहता है कि तुम अभी भी अपने आप को ज़्यादा आंक रहे हो, जल्दी से नीचे झुको, और उसके बंदे लोग भी उससे झुकने को कहते हैं। तो वो उनको समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानते और पीछे हटने को कहते हैं। तो वो सोचता है कि अगर मैं अभी पीछे हट गया तो मेरा सेक्ट फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगा। फिर वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो किंग कहता है कि ये एक आम सा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है, अगर हम इसके ऊपर एक साथ हमला करेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, इसीलिए तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, और उस पर एक पाम अटैक कर देता है। तो वो सेक्ट लीडर एक स्लैश अटैक करता है और उसका अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो किंग कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। तो वो सेक्ट लीडर उस पर एक अटैक करने को बढ़ता है, तो वो किंग अपना एक गधा निकाल के उस पर अटैक करने जाता है और एक ही अटैक में उसको नीचे गिरा देता है। तो वो सेक्ट लीडर कहता है कि ये चीटिंग है, मैं मरूंगा तो एक सम्मान की मौत। तो वो किंग उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ कोई आ जाता है, और ये एक बुद्धिस्ट कल्टीवेटर होता है जो कि हैंगिंग टेम्पल से आया होता है, और उसके पीछे एक श्वे फैमिली का यंग मास्टर होता है। तो वो सेक्ट लीडर सोचता है कि ये तो
बॉडी इंटीग्रेशन यानी बॉडी कंसोलिडेटेड रेल्म पर है। तभी वहाँ एक और सेक्ट आ जाता है और ये लोग फेदर्ड इमॉर्टल सेक्ट से होते हैं। तो लोग बात करने लगते हैं कि ये तो उनका होली सन है और इसके पास सन इमॉर्टल बॉडी भी है, तभी इसका ऑरा इतना ब्राइट है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो चेन है, ये तो चेन है और ये विंड थंडर सेक्ट मास्टर का बेटा है, ये तो हमारे में से ही एक है। तो उसको गुस्सा आने लगता है। फिर एक एल्डर आते हुए कहता है कि ये फेदर्ड इमॉर्टल सेक्ट का होली सन है और जो कोई भी इनके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा वो मरेगा। फिर वो किंग चेन के सामने झुकते हुए कहता है कि आप अपना हाथ गंदा मत कीजिए, मैं इनको संभाल लूंगा। तो वो उसको अनुमति दे देता है। फिर हमें अपने सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सेक्ट लीडर कह रहा था कि मुझे लगा ही था कि उस चेन का बेटा यहां जरूर आएगा। तो जाओ देजोजू कहता सेक्ट मास्टर को वेस्टलैंड छोड़ने की सलाह देता है। तो सू ख्यांगशुए कहती है कि ये अब जूनियर ब्रदर ये पर डिपेंड करता है क्योंकि वो हमारे सेक्ट के होप हैं। तभी वो सेक्ट मास्टर कुछ देखता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर तो पहले ही वहां जा चुके हैं, वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वो मूविंग माउंट सेक्ट का लीडर जुनलिन को कहता है कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तो वो उसको बस एक झलक देखता है और उसी में सेक्ट लीडर की हालत खराब हो जाती है। भाई मुझे इस मूविंग माउंट सेक्ट के लीडर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पहले तो बहुत उछल रहा था, अब सब इसको इसकी औकात दिखा रहे हैं कि समुद्र में कोई ना कोई बड़ी मछली मिल ही जाती है। फिर जुनलिन सबसे चिल्ला के कहता है कि कोई भी मेरे बिना सीक्रेट रेल्म के अंदर नहीं जाएगा। तो चैन कहता है कि कौन हो तुम? तो जुनलिन कहता है कि मैं तेरा ग्रेट फादर हूं।